हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं हम विराम चिन्ह यानी कि पंक्चुएशन मार्क्स। तो सबसे पहले जानेंगे हम विराम चिन्ह की परिभाषा। तो परिभाषा है विराम चिन्ह की कथन के स्पष्टीकरण, शैली को गतिशील और विचारों को सुबोध बनाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। आइए, क्या है विराम चिन्ह? विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम लेना। बातचीत करते समय हम सदा समान प्रभाव से ना तो बोलते हैं और ना ही लिखते हैं। हमारी मानसिक दशा की स्थिति सदा समान नहीं रहती। बोलते या पढ़ते समय वाक्य के अंत अथवा बीच में किसी कथन पर बल देने अथवा उसे स्पष्ट करने के लिए हमें रुकना अथवा ठहरना पड़ता है। चलिए उदाहरण देखते हैं, जैसे बोलो मत चुप रहो, बोलो मत चुप रहो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो बच्चों, इन वाक्यों में केवल अल्प विराम के स्थान बदलने पर वाक्यों का अर्थ बदल गया है। इसी प्रकार अलग अलग भाव या अर्थ प्रकट करने के लिए विभिन्न विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आइए विराम चिन्ह के महत्व को जानें। वाक्य के सुंदर गठन और भावाभिव्यक्ति के लिए विराम चिन्हों की आवश्यकता और उपयोगिता मानी गई है। यदि इन चिन्हों का उपयोग ना किया जाए तो भाव अथवा विचार की स्पष्टता में बाधा पड़ेगी और कथन अस्पष्ट हो जाएंगे। हिंदी में प्रमुख रूप से निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। पहला है पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना या ठहरना। सामान्यतः जहाँ वाक्य समाप्त हो जाता है वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। एक डंडे के रूप में पूर्ण विराम आता है। मंदिर में भक्तों की भीड़ थी, खत्म वाक्य, पूर्ण विराम लगा दिया जाएगा। नहीं लगाएंगे तो मिस्टेक मानी जाएगी, आपकी मार्क्स कट सकते हैं। बच्चे झूले पर झूल रहे थे, पूर्ण विराम लगा देंगे। दूसरा है अल्प विराम यानी कि कॉमा। अल्प विराम का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है। अल्प विराम का प्रयोग बहुत अधिक होता है। अल्प विराम के प्रयोग की स्थितियां इस प्रकार हैं। पहला है एक स्थान पर प्रयुक्त समान अर्थ शब्दों को अलग करने के लिए, जैसे रवि, हरि, अंकित, इन तीनों को अलग करने के लिए अल्प विराम लगाएंगे। और विनोद पढ़ रहे हैं, वह सुंदर, स्वस्थ, ईमानदार और परिश्रमी है, तो स्वस्थ, सुंदर, ईमानदार के बीच में अल्प विराम आएगा। दूसरा है उपवाक्यों को अलग करने के लिए, जैसे कि वह कमाता तो बहुत है, कॉमा लगाएंगे यानी अल्प विराम, परंतु खर्च कर देता है। जो भी होगा अल्प विराम देखा जाएगा। और तीसरा है उदाहरण से पहले। अध्यापक ने कहा यानी उदाहरण देने से पहले अध्यापक ने कहा पृथ्वी गोल है और सूर्य की परिक्रमा करती है। अध्यापक ने कहा, इसके बाद आएगा आपका अल्प विराम। और चौथा है संबोधन को शेष वाक्य से अलग करने के लिए तथा हाँ या नहीं के पश्चात। मित्रों, इसके बाद आएगा अल्प विराम। कल हमें तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान करना है। हाँ, हम भी चलेंगे, हाँ के बाद आएगा अल्प विराम। नहीं, वे नहीं जाएंगे, नहीं के बाद आएगा अल्प विराम। और पांचवा है पत्र में अभिवादन, समाप्ति, पता, दिनांक आदि के लिए अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे अभिवादन में पूज्य पिताजी, अल्प विराम लगाएंगे। प्रिय मित्र, अल्प विराम। पता 21 ए, उसके बाद अल्प विराम, शांतिनगर। और समाप्ति में भवदीय के बाद अल्प विराम आता है, आपका या आपकी के बाद अल्प विराम, आपका आज्ञाकारी के बाद अल्प विराम आएगा। और दिनांक, जो भी दिनांक होगी 27 अगस्त जैसे अल्प विराम लगाएंगे, जो भी दिनांक होगी उसके बाद आएगा। अब आते हैं तीसरे विराम चिन्ह पर, जो है अर्ध विराम। जहां पूर्ण विराम से कम रुकना होता है वहां अर्ध विराम लगाया जाता है। जैसे सूर्योदय हो गया, पक्षी चहचहाने लगे, पवन भी मंद गति से चलने लगा। तो बच्चों, सूर्योदय हो गया, इसके बाद अर्ध विराम का प्रयोग होगा। पक्षी चहचहाने लगे, इसके बाद अर्ध विराम का प्रयोग होगा। अब आता है चौथा योजक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित रूपों में होता है। पहला है शब्दों के युग्म के बीच में, जैसे लाल लाल 2 बार आया तो इसमें योजक चिन्ह, छोटा सा डैश। घर घर के बीच में, 8 8 के बीच में, बार बार इनके बीच में। दूसरा है और या बीच के अर्थ में, जैसे लव कुश, जय पराजय, इनके बीच में योजक चिन्ह लगेगा। तुलनावाचक सा से सी से पहले, जैसे प्रताप सा, इसमें योजक चिन्ह लगाएंगे। वीर मिलना असंभव है। और अगला है सार्थक और निरर्थक शब्द के बीच में, जैसे अनाप शनाप के बीच में योजक चिन्ह लगता है। रोटी वोटी के बीच में, पानी वानी के बीच में। अब पांचवा आता है प्रश्नवाचक चिन्ह।
जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कहाँ रहते हो, प्रश्न किया गया तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह या पूर्ण विराम नहीं आएगा। आज क्या तारीख है, प्रश्न किया गया है तो प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। छठा है विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसे संबोधन चिन्ह भी कहा जाता है। वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, घृणा का भाव प्रकट करने में अथवा किसी को पुकारते समय इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह तुमने कमाल कर दिया। एक डंडा और नीचे बिंदु के रूप में विस्मयादिबोधक का चिन्ह आता है। उदाहरण है जैसे अरे भाई, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाएंगे, तनिक ठहर जाओ। सातवां है उद्धरण चिन्ह। वक्ता अथवा लेखक की बात को ज्यों का त्यों बताने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेताजी का आह्वान था, इसमें दोहरे उद्धरण चिन्ह को शुरू करेंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और दोहरे उद्धरण चिन्ह से इसे बंद कर देंगे। शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान, इसमें दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होगा। किसी रचना, पुस्तक या किसी व्यक्ति के उपनाम को दर्शाने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला, मधुशाला को इकहरे उद्धरण चिन्ह में रखेंगे। लोकप्रिय कविता संग्रह है। रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर को रखेंगे इकहरे उद्धरण चिन्ह में, महान कवि थे। और आठवां है उपविराम। इसका प्रयोग उदाहरण या निम्नांकित का संकेत करने के लिए तथा नाटक के संवादों में किया जाता है। जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, उसके बाद उपविराम आ जाएगा। ये दो बिंदुओं के रूप में दर्शाया जाता है। इसके उदाहरण हैं जैसे नाटक के संवाद, महाजन, उसके बाद उपविराम का प्रयोग, बोलो कब दोगे मूलधन, हरिया, उपविराम आएगा, फसल अच्छी होते ही आपका सारा रुपया लौटा दूंगा। नौवां है निर्देशक चिन्ह। अपनी बात को स्पष्ट करने या उदाहरण देने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे समस्त जीव, जंतु, हाथी, इसमें क्या आएगा, निर्देशक चिन्ह। शेर, गीदड़, लोमड़ी, हिरण अनावृष्टि के कारण व्याकुल थे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसके बाद निर्देशक चिन्ह। नाटकों के संवादों में भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे महाजन, निर्देशक चिन्ह लगाएंगे। क्यों आए हो, किसान, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होगा। सेठ, ऋण चाहिए। किसी कथन को उद्धृत करने में भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आराम हराम है। उद्धरण के अंत में लेखक के नाम के पूर्व इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था, लोकमान्य तिलक ने। तो इसको जो उन्होंने कहा है उसे निर्देशक चिन्ह के अंदर रखेंगे। 10वां है संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह। किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का प्रथम अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य यानी कि छोटा सा जीरो लगा देते हैं। जैसे पंडित, प ऊपर बिंदु और शून्य लगा देंगे। डॉक्टर, डा ऊपर लाघव चिन्ह, डा ऊपर आगत ध्वनि और साथ में शून्य लगाएंगे। प्रोफेसर के को भी छोटा संक्षेप में करने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 11वां है कोष्टक यानी ब्रैकेट्स। जब किसी शब्द या वाक्यांश के अर्थ को उसी वाक्य के भीतर स्पष्ट करने की आवश्यकता समझी जाती है तब कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह दूरदर्शी, दूरदर्शी को स्पष्ट करने के लिए दूर की सोच रखने वाला, इसको कोष्टक में रखेंगे यानी ब्रैकेट में है। वचन के दो भेदों, एक वचन और बहुवचन को कोष्टक में रखेंगे के विषय में आप पढ़ चुके हैं। इसके अतिरिक्त क्रम सूचक अंकों अथवा अक्षरों के साथ भी कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1, 2, 3 इनको कोष्टक में रखा जाता है। क, ख, ग आदि को भी कोष्टक में रखा जाता है। आपने अपने प्रश्न पत्र देखे होंगे, उसमें भी क, ख, ग कोष्टक में रखे जाते हैं। 12वां है त्रुटिपूर्वक चिन्ह। जहां कुछ लिखने से छूट जाता है वहां इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुर्गे इधर उधर लगे, यहाँ दौड़ने अगर आप लिखना भूल गए तो त्रुटिपूर्वक चिन्ह लगाकर ऊपर आप उस शब्द को लिख सकते हैं। अपने माता पिता का करो आदर लिखना भूल गए तो त्रुटिपूर्वक चिन्ह लगाइए और ऊपर लिख दीजिए। 13वां है विवरण चिन्ह। किसी बात को ब्यौरेवार बताने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और दूसरा बहुवचन। तो हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, इसके बाद विवरण चिन्ह आएगा। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, विवरण चिन्ह आएगा, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप सारे विराम चिन्हों के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।